हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 करते हैं, क्लास 10th का। क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 क्या है बेटा? नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म कैसे फैलता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नेशनलिज्म क्या होता है। राष्ट्रवाद, टेक्निकली लिटरली अगर देखें उसका मतलब होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का क्या मतलब है? ये वीडियो शायद आप बैठकर देख रहे हो ओडिशा से या महाराष्ट्र से या राजस्थान से या हरियाणा से, लेकिन वहां के रेजिडेंट होने से पहले आप क्या है? आप भारतीय हैं, इंडियन हैं। वो भारतीय होने की जो फीलिंग है उसी को कहते हैं नेशनलिज्म। कि कोई अगर भारत की बुराई आपके सामने करेगा तो आपको गुस्सा उठेगा। अगर कोई भारत की बुराई आपके सामने करेगा तो आपका मन करेगा कि आप उसे रोके और नहीं बोले वो आपके देश के बारे में ऐसा। इसी को कहते हैं नेशनलिज्म। भारत में ये जो नेशनलिज्म की प्रोसेस है ये लास्ट 70 इयर्स में स्ट्रांग हुई है, लेकिन यूरोप के जो देश हैं जैसे ब्रिटेन हो गया या फ्रांस हो गया, वहां पे ये इनबिल्ट है। क्योंकि लैंग्वेज, वहां के लोग लैंग्वेज की वजह से एक दूसरे से भाईचारे वाली फीलिंग बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस में सभी फ्रेंच बोलते हैं, इसीलिए उनकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है। जर्मनी में सभी जर्मन बोलते हैं, इटली में सभी इटालियन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटेन में सभी इंग्लिश बोलते हैं। इस तरीके से वो एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं। अब नेशनलिज्म कैसे आया यूरोप में? पूरे यूरोप में कैसे फैला नेशनलिज्म? नेशनलिज्म इन यूरोप। अब आप सोचेंगे कि मैम तो पूरे यूरोप कह रही है, यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट है, क्या इस तरीके से एशिया में भी एक दूसरे में कंट्रीज में भाईचारे की फीलिंग है? अगर ऐसा होता तो भारत पाकिस्तान, भारत चाइना के इतने इश्यूज नहीं होते। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पूरे यूरोप में आपस में भाईचारे की फीलिंग थी, बट यूरोप में अलग अलग कंट्रीज हैं जिनमें भाईचारे की फीलिंग ओवर द सेंचुरीज डेवलप हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपकी फ्रांस, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इटली, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिया, एटसेट्रा। ये सभी नेशंस हैं, इनमें कैसे कैसे देशभक्ति की भावना जागी, कैसे इन्होंने एक पर्टिकुलर बाउंड्री डिसाइड की अपने देश की, और उस बाउंड्री में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे को भाई मानकर रहने लगे। इस चीज को कहते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। यही चीज हम पढ़ेंगे, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, कहाँ पे जाके इसका अंत होता है, ये सब आप इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए, यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। किससे? फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। कब आई थी भैया? इसकी एग्जैक्ट डेट हम कहते हैं 1789 में आई। पर क्या 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन आया? और क्या उस रेवोल्यूशन की वजह से फ्रांस एक नेशनलिस्ट देश बन गया? ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 1789 के बाद तकरीबन 20, 25, 30, 40, 50 साल तक फ्रांस स्ट्रगल कर रहा था यूनाइटेड रहने के लिए। लोगों को बेसिक राइट्स देने के लिए फ्रांस स्ट्रगल कर रहा था। फ्रांस का इतिहास तो आप जानते ही हैं, पिछले साल पढ़कर आए हैं। कैसे लुईस 16 आते हैं, राजा बनते हैं, कैसे उनको एक खाली राजकोष मिलता है, खाली ट्रेजरी मिलती है, वो थर्ड एस्टेट के लोगों पर टैक्स बढ़ा देते हैं, ये सब आप जानते हैं। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पे जन्म लेता है एक बहुत ही पावरफुल डिक्टेटर। डिक्टेटर क्या होता है बेटा? तानाशाह। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे किम जोंग उन है, डिक्टेटर है वो, ठीक है, उसका जो मन करता है वो करता है, ठीक है। सो डिक्टेटर के तौर पर फ्रांस में आया नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है नेपोलियन बोनापार्टे। क्यों? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे डिक्टेटर होने के बावजूद उसने पूरे के पूरे फ्रांस में रिफॉर्म्स लाकर रख दिए। क्या रिफॉर्म्स लाए उसने? उसने पूरे फ्रांस में और जिन जिन जगहों पे उसने अटैक किया वहां पे एक ही सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इंप्लीमेंट किया कि भाई ठीक है, अगर कहीं पे जिन भी जगहों पे नेपोलियन बोनापार्टे रूल कर रहा है वहां पे क्या पता वेट के लिए सिर्फ किलोग्राम यूज हो, ठीक है, डिस्टेंस के लिए क्या पता सिर्फ मीटर यूज हो, एटसेट्रा। आप सोचेंगे मैम यही तो होते हैं, इंडिया में भी तो यही सब फॉलो होता है। नो,
बहुत सारी जगहों पे आज के दिन भी किलोग्राम की जगह पे LB यूज किया जाता है, पाउंड, ठीक है। मीटर की जगह पे माइल यूज किया जाता है। पर नेपोलियन बोनापार्टे ने ईज ऑफ बिजनेस के लिए कि ठीक है ट्रांसलेशन में दिक्कत आती है तो हर जगह पे सिर्फ किलो ही अप्लाई करो, जितने भी लोग मेरे अंडर हैं, मेरे देश में हैं, उन सबको किलो वर्ड का ही यूज करना पड़ेगा, किलो को ही यूज करना होगा एज अ मेजरमेंट टूल, ठीक है। ऐसे रिफॉर्म्स नेपोलियन बोनापार्टे लाया और फ्रांस उसके अंदर बहुत फ्लरिश कर रहा था। बट फ्रांस ने एक और अप्रोच फॉलो की यूरोप में। फ्रांस का मानना था कि वो पूरे यूरोप को एक सैल्वेशन के पाथ पे ले जाने आया है, यानी पूरे यूरोप को लिबरल आइडियोलॉजी गिफ्ट करने आया है। मान लीजिए ये फ्रांस है, इसके आसपास के देश, सभी देश इसके चेंजेस से इंस्पायर्ड थे। इन सभी साइड के देशों में रूलर्स रूल किया करते थे, लेकिन फ्रांस में थी डेमोक्रेसी। आसपास के जो नेबर्स थे उसमें जो राजा हुआ करते थे वो फ्रांस में हो रही चीजों से खुश नहीं थे, फ्रांस में हो रही डेवलपमेंट से खुश नहीं थे। लेकिन यहाँ की जो प्रजा थी वो चाहती थी कि फ्रांस जैसी ही कोई क्रांति उनके देशों में भी आए। इसीलिए फ्रेंच आर्मीज ने जब डिसाइड किया कि वो आसपास के सभी देशों पर अटैक करेगी और उन देशों को भी खुद की तरह बनाएगी, लिबरल बनाएगी, तो वहां के लोगों ने फ्रेंच आर्मी को सपोर्ट किया। आप सोचिए कि पाकिस्तान को लगे कि भारत जो है उनके भले के लिए, भारत में जो भी डेवलपमेंट हो रही है काश वो पाकिस्तान में भी हो, और भारत की आर्मी डिसाइड करती है कि वो पाकिस्तान पर अटैक करेगी और पाकिस्तानी जो आम जनता है वो इस चीज को सपोर्ट कर रही है। अनलाइकली इवेंट लगता है। यूरोप में यही फॉलो हो रहा था। जब फ्रांस अपनी नेबरिंग कंट्रीज पे अटैक करता था, अपनी आर्मी लेकर जाता था, तो वहां की जो प्रजा थी, लोकल जो थी, वो फ्रांस की आर्मी को सपोर्ट करती थी, इनको मानती थी हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, ठीक है। यानी लिबर्टी के लाइट बेयरर्स, जो लिबर्टी लेकर आएंगे देश में, फ्रीडम लेकर आएंगे देश में। बट जल्दी ही जब फ्रांस ने मान लीजिए किसी भी XYZ कॉलोनी, किसी भी XYZ देश पे अटैक किया, उसे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पे मजबूर किया, वहां के जो नौजवान थे उन्हें अपनी आर्मी में जबरदस्ती रिक्रूट किया, इन सारी बातों से वहां के लोग फ्रेंच आर्मी के ही अगेंस्ट रिवोल्ट करने लगे। इस रीजन से पूरे फ्रांस में एक विचारधारा आई कि, पूरे फ्रांस में ही नहीं पूरे यूरोप में एक विचारधारा आई कि यूरोप के जो छोटे छोटे कंट्रीज थे उन्हें फ्रांस की जरूरत नहीं थी लिबर्टी के आइडियाज को अपने देश में लाने के लिए। उन्हें जरूरत थी वहां की प्रजा को एकजुट कर कर एक रेवोल्यूशन करने की, एक क्रांति लाने की। इसीलिए वहां पे आइडिया आया नेशन स्टेट्स का, जिसमें फ्रांस कोई रोल प्ले नहीं कर रहा था। वहां की खुद की जनता, मान लीजिए इटली की बात है तो इटली की खुद की जनता कलेक्ट होकर वहां के जो राजा थे उसके अगेंस्ट विद्रोह करेगी, उसे ओवरथ्रो करेगी और वहां पे डेमोक्रेसी स्थापित करेगी। इसीलिए बहुत सारे क्लब्स स्थापित हुए अलग अलग देशों में, ठीक है, जिन्हें जैकोबिन क्लब कहा जाता था। जैकोबिन वर्ड याद है आपको? 9th में जब आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया था तो वहां पे भी जैकोबिन क्लब बहुत इंपॉर्टेंट क्लब था, जिसने एक पूरे 2-3 साल के पीरियड के लिए फ्रांस पे रूल भी किया था। उन्होंने सभी को वोटिंग राइट्स दिए थे, सभी आदमियों को, औरतों को नहीं, सभी आदमियों को, ठीक है। तो इसी तरीके से पूरे यूरोप के अलग अलग देशों में कुछ कुछ क्लब्स बनने लगे उनकी खुद की सरकारों के अगेंस्ट विद्रोह करने के लिए, जिन्हें जैकोबिन क्लब कहते थे। सो व्हाट वाज हैपनिंग ओवर हियर? मीनवाइल 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्टे हार जाते हैं। वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्टे हार जाते हैं एंड वियन्ना कन्वेंशन होती है। वियन्ना कन्वेंशन, वियन्ना कन्वेंशन में वो सभी राजा जो नेपोलियन बोनापार्टे के अगेंस्ट लड़ाई छिड़े हुए थे, उन सभी राजाओं ने फ्रांस को एक तरफ रख के उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ डिसीजंस लिए, उसे कहते हैं वियन्ना कन्वेंशन। वियन्ना में ये मीटिंग हुई और इसमें फ्रांस को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है इन बातों पर चर्चा हुई और सिग्नेचर्स हुए।
इसे कहते हैं वियना कन्वेंशन ऑफ 1815। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ डेकेड्स में एक बार कभी इटली यूनाइट होगा, कभी जर्मनी यूनाइट होगा, कभी जर्मनी में डेमोक्रेसी आएगी, कभी इटली में डेमोक्रेसी आएगी। इस तरीके से हम एक एक करके सारे कंट्रीज के जो मतलब प्रोसीजर्स फॉलो हुए हैं उसे पढ़ेंगे, बट वो चैप्टर के अंदर है। इस वीडियो से आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से फ्रांस ने पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की लहर शुरू कर दी, कैसे नेपोलियन बोनापार्टे ने जो चीज शुरू की थी उसे अंत तक लेकर आया वियना कन्वेंशन। लेकिन उसके बाद भी जो मेंटालिटी लोगों की बन गई थी वो कंटिन्यूड रही क्लब्स के थ्रू, और इवेंचुअली एक एक कर सभी यूरोपियन देशों ने उस एक आइडिया को, लिबर्टी के आइडिया को एक्सेप्ट किया, फॉलो किया, इंप्लीमेंट किया। सो बेटा ये पूरा आपका 10th चैप्टर का एक समरी है। ठीक है, बाकी जो डिटेल वर्ड टू वर्ड होगा वो हम चैप्टर रीडिंग के टाइम पे करेंगे। फॉर नाउ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है अमृत कौर पलानिया and this video was presented to you by School C, India's first online school. Thank you.